पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। वो टॉपिक क्लोज हुआ, ठीक है। अब आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस, है ना। रिवर्सिबिलिटी मतलब प्रकाश की उत्कर्मणीयता का मतलब क्या होता है उसको अच्छे समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये कांच का कोई गुटका है, क्या है, कांच का गुटका, स्लैब, है ना। जैसे ऐसे होता नहीं, ऐसे ये अपने पास ऐसे ये ऐसे समझ लो। ये क्या है, कांच का एक, ये कांच है पूरा, मान लो क्या है, एक कांच का गुटका है। इसका नाम क्या दे दिया, RSUT, है ना। समझ में आया? ये कोई कांच का गुटका है, इस कांच के गुटके का नाम RSTU नाम दे दिया, है ना। अब इस कांच के गुटके पे क्या है, कोई प्रकाश की किरण आकर गिर रही है, यानी OM जो है वो क्या है, वायु में। इधर देखो वायु है, इधर क्या है, कांच। ये कांच है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, कांच। तो कांच कैसा मीडियम है बताओ, सघन माध्यम है ना। और इधर क्या है, वायु है, इधर क्या है, और वायु से प्रकाश की किरण किसमें आ रही है, कांच में आ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, वायु में आपतित किरण। किसमें, OM देखो क्या है, आपतित किरण ही तो है, किसमें, वायु में। और BM जो है, ये देखो M और B, ये कांच में तो प्रवेश कर गई ना। तो जो प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं ना। तो MB जो है वो क्या है, कांच में अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण, है ना। अब देखो कांच के इस पृष्ठ से ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है। अब देखो यहाँ जहां से बाहर निकलेगी वहां पर हम दूसरा एक लंब खींच देंगे, है ना। यहाँ पर आकर टकराई और यहाँ से हम एक लंब खींच देंगे। अब अभिलंब से क्या होगा, दोनों हटेगी, क्योंकि विरल माध्यम में आ गए ना। तो समझने वाली बात क्या है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही है और आने के बाद माध्यम पर टकरा रही है, टकराने के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाती है ना। मान लीजिए कितने कोण पे आ रहा है, मान लीजिए 45 अंश पे आ रहा है। कितने अंश पे आ रहा है, 45। और ये जो बाहर निकल रहा है कितने पे निकल रहा है, 30 अंश पे निकल रहा है। 45 अंश पर प्रकाश की किरण आई और आने के बाद इसमें जो प्रवेश करने के बाद अपवर्तित किरण जो है वो कितने अंश पे है, 30 अंश पे। तो अगर यही हम प्रकाश की किरण का पथ जो होगा, रास्ता जो होगा, उसको चेंज कर दें। मान लो इधर से अब हम 30 अंश के कोण पर प्रकाश की किरण को बाहर की तरफ भेजें, यानी विरल से सघन से किसमें जाए, विरल में। अगर 30 अंश पर जाएंगे तो ये जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी वो भी कितने पर निकलेगी, 45 अंश पर निकलेगी। ये उल्टा होता है। इसका मतलब जिधर से आया उधर से ही जाए। ऐसा नहीं है कि इधर से आया था 45 अंश पर और इधर इसमें इंटर किया कितने पे, 30 अंश पर इंटर किया, है ना। 30 अंश पे क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अब जब हम 30 अंश पे इसको डालें तो इधर से ज्यादा पे निकले, ऐसा नहीं होगा। 30 अंश पे जब हम प्रकाश की किरण को डालेंगे तो भी 45 अंश पर ही निकलेगा। उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता, यानी जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से वापस जाए। अब यही प्रकाश की किरण देखो ऐसे आ रही है, अपवर्तित हो जा रही है, अपवर्तित हुआ, तो फिर प्रकाश की किरण अगर ऐसे जाए, R कोण पर ही चला जाए, किस पर जाए, R कोण पर, तो बाहर कितने कोण पर निकलेगा, I कोण पर निकलेगा, I कोण पर ही निकलेगा। यही चीज तुम्हें बताया। अगर इधर 45 अंश पर प्रवेश करता है और इधर जो अपवर्तित प्रकाश की किरण कितना है, 30 अंश, तो यही अपवर्तित किरण की रास्ता, यानी जैसे ये प्रकाश की किरण आई है उसी मार्ग से दूसरा प्रकाश की किरण जाए, या वही प्रकाश की किरण ऐसे चली जाए 30 अंश पर ही, तो वो भी 45 अंश पर क्या होगा, विरल माध्यम में बाहर निकलेगी। वही क्या होगा, प्रकाश की उत्कर्मणीयता। समझा। तो इसमें देखो माना, अब चित्र में जो लिखा हुआ वैसे अगर थ्योरी में लिखना होगा तो कैसे, माना RSUT कांच का गुटका है, कांच का गुटका है ना। यही तो कांच का गुटका है जिस पर OM वायु में आपतित किरण है। इसमें है वायु में आपतित किरण है ना। और तथा MB जो है वो कांच में अपवर्तित किरण है। कांच में क्या है, अपवर्तित किरण है।
काच में क्या है, अपवर्तित किरण। समझ में आ गया? यहाँ तो बात क्लियर होगी। अब हम क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा। अब देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है ना, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो जिस माध्यम में प्रवेश करती है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लें, n2। भाई ये पहला माध्यम है, इसको n1, और ये दूसरा माध्यम तो n2। समझ आ गया ना। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। समझ में आया ना। पहला समीकरण बन गया। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण इतना इतना है, तब स्नेल के नियम से, तब स्नेल के नियम से, है ना। और पुनः जब प्रकाश की किरण आर कोण पर, देखो उतने ही कोण पर, मान लो क्या हो रही है, वही प्रकाश की किरण आर कोण पर क्या कर रही है, बाहर निकल रही है ना। और बाहर जो निकलती है वो कितने पे निकल रही है, आई कोण पर। तो इसका मतलब अब आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भाई अब जो प्रकाश की किरण निकल रही है, यही तो मैंने बताया है, ये ऐसे प्रकाश की किरण आ रही तो ये अब आपतित किरण हो जाएगी, और इधर जब बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो जब आपतित किरण ये वाली लेंगे, बीएम लेंगे, उल्टा बीएम जब आपतित किरण होगी, है ना, एमबी जब अपवर्तित थी, अब बीएम को क्या लेना, आपतित किरण। तो बीएम जब आपतित किरण होगी तो एमओ जो होगा वो क्या होगा, अपवर्तित किरण होगी यार, दूसरे माध्यम में जाके वही तो बदलेगा। तो जब आपतित कोण आर होगा, क्या होगा, आर होगा, तब स्नेल का नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा बताओ भैया। अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रवेश करना है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। नहीं, n1 अपॉन n2 कैसे होगा, n2 अपॉन n1 कैसे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष उल्टा बता दिया। अब दूसरे माध्यम में जा रहे हैं ना, तो n2 का अपवर्तनांक निकालेंगे n1 के सापेक्ष। नहीं, ये तो n1 ही है यार, ये तो n1 है ना, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो हमें निकालना है किसका, इसका अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको। तो जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करेगी तो हम लोग इसका अपवर्तनांक निकालेंगे इसके सापेक्ष। तो इसका अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, और किसके सापेक्ष निकालना है, n2 के सापेक्ष, है ना। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का गुणा करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। तो क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन गुणे, देखो इधर वाले को इधर से गुणा, उधर वाले को उधर से गुणा, और ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन बराबर n2 अपॉन n1 गुणे n1 अपॉन, यही तो हो जाएगा। अब देखो इससे इसको ये काट सकते हो, लेकिन इसको ऐसे रहने दो, आर आर से काटो, साइन आर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा इधर क्या, एक बच जाएगा, क्या बचेगा, एक। और n2 अपॉन n1 को क्या लिख सकते हो आप, 1n2, बता दी नहीं बताया, n2 अपॉन n1 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो उसको क्या लिखते हैं, 1n2। और ये क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो 2n1 हो जाएगा, है ना। अब हमें अगर मान लो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1n2। यही क्या होता है, व्युत्क्रमणीय नियम होता है, या उत्क्रमणीयता का नियम होता है। यानी देखो पहले माध्यम के सापेक्ष जितना दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, उसका उल्टा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को व्युत्क्रमण कहते हैं। उल्टा व्युत्क्रमण का मतलब उल्टा। जैसे अगर मैं कह दूं
अगर पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 5 है तो उसका उल्टा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो 1/5 उल्टा हो जाएगा। और क्या समझ गए ना? तो वही चीज लिखा हुआ है। अब अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण 3 माध्यमों से गुजारी जाती है, वायु, कांच और नीचे मान लो जल कर दिया, किससे गुजारा जाए? जल। तो 3 माध्यम से जब गुजारा जाएगा तो देखो क्या है 1n2, तो ये हो जाएगा 1n2 गुणे, अब दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में ले जाना, तो दूसरे माध्यम में, फिर तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये होता है प्रकाश की कर्मण्यता का नियम। ठीक है ना? इस पे न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी पूछ लेता है, और कई सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे। अभी इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, अच्छा लगेगा। तो अब पढ़ते क्रांति कोण। ठीक है, देखो अगला टॉपिक जो है वो है क्रांति कोण तथा पूर्णांतरिक प्रवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पॉलिटेक्निक का पेपर देने जाओगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे एक बार आया था, मैं देखा था अभी 17 में जो पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसमें पूछा था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण है, अगर वो लंबवत माध्यम पे आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा? अगर कोई प्रकाश किरण है माध्यम पे अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत का मतलब सीधा एकदम, तो उसका जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा? भैया जब अभिलंबवत आपतित होगी तो ये लंब ऐसे खींचोगे ऐसे, तो लंब पर ही तो ये बनेगा ना, 90 डिग्री पे तो लंब खींचते हो आप, तो लंब पर ही ये किरण आएगी। तो इसका मतलब जो कोण आई होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और आपने पढ़ा है साइन I/sin r बराबर n होता है। तो जब साइन 0 हो गया तो इसका मतलब साइन 0 बराबर n साइन r। तो n तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया प्रत्येक माध्यम का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है। सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वायु का होता है, 1 होता है, उसके ऊपर सभी का अपवर्तनांक होता है। और उसके बाद हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आपको बताया था, वायु के सापेक्ष अगर किसी का भी अपवर्तनांक निकालते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो n तो 0 नहीं हो सकता, r 0 हो सकता है। तो साइन 0 इसका मान कितना होता है? 0 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 0 है ना, देखो साइन 0 बटा साइन r बराबर n, तो n को उधर लेके गुणा हो गया। अब n तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन सा हो सकता है? एक स्टेप और लिख दिया, नहीं तो समझ नहीं पाओ। साइन 0 इसका मान कितना होता है? 0 होता है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, n साइन r, तो n का मान तो 0 हो नहीं सकता, साइन r 0 हो सकता है। तो साइन r बराबर 0, इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि भैया साइन r बराबर लिख सकते हो साइन 0 अंश, तो साइन साइन इनवर्टिक फंक्शन में कट जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था, वहाँ लड़की गलत करके चला गया। जब लंबवत आपतित होता है तो 90 डिग्री लगा देते हैं सब। अरे भैया लंबवत आप अभिलंब भी तो खींचते हो ना, अभिलंब कैसे खींचते हो? अभिलंब ऐसे तो आप खींचते हो, ऐसे सीधे खींचते हो। तो अब थोड़ा सा अभिलंब से झुका गया तो वो कोण बनेगा। तो ये अभिलंब पे ही आ रहा है तो कहाँ कोण बनेगा? भाई कोण नहीं बनेगा, है ना। तो अब आते हैं, पढ़ते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांति कोण क्या होता है। इसके लिए मैं 3 फिगर बना रहा हूँ और तीनों आपको अच्छे समझा रहा हूँ, बस केवल समझने की जरूरत है, इसमें कुछ है नहीं। इधर आपका मान लीजिए सघन माध्यम है, कहाँ है? क्या है? इधर सघन माध्यम है। ये चित्र पहला बना रहा हूँ मैं, ये चित्र दूसरा बना दिया हूँ, 3 फिगर में बना रहा हूँ। ठीक है, ये किधर बना दिया हूँ? ठीक है, ये चित्र 1 हो गया, चित्र 2 और चित्र 3। तीनों चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है, ऐसे आई, इस पृष्ठ पर टकराई, पृष्ठ का नाम दे दिया, यदि जो भी देना आप दे देना, m दे दो, इसका नाम दे देना। तो आप क्या खींच दोगे? क्या खींचोगे भैया? अभिलंब खींचोगे। ये सब बता दें ना। ये कौन सी किरण है? कौन सी किरण है ना। अब ये प्रकाश की किरण सघन से किसमें आ रही है? विरल माध्यम में। अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये कौन सी किरण हो गई?
अपवर्तित किरण क्या है? और इसमें कंडीशन ये है कि I जो है वो छोटा है C से। C क्या है? क्रांतिक कोण है, अभी समझा रहे हैं, है ना। I क्या है? छोटा है C से। इस एक फिगर और बना दो मैं। ठीक है, और ये अब क्या है? अपवर्तित किरण। ये R है, ये R है, और ये I है। ये R हो गया, ये क्या है? और एक फिगर में और बना रहा हूँ। ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है? और ये तो आप जानते हो अविलंब है। नामकरण कर दो, n डैश n वो मान लो, ये क्या है? m, और ये है n डैश, है ना। ये m हो गया, o हो गया, n हो गया, n डैश हो गया, और ये मान लो क्या है? अपवर्तित किरण कुछ मान लो, d मान लो। d तो मान चुके हो ना। ये भी ये जो है पृष्ठ को जो अलग कर रहा है, इसका नाम दे दो, मान लो ये है आपका d है। क्या है? d। अब इन तीनों चित्रों में आप देखिए, इसमें जो है I इक्वल है C के, और इसमें C इज ग्रेटर देन क्या है? I के। ये तीन कंडीशन मैंने लगा रखी है। तो बात करते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ध्यान समझने की बात है। पहला फिगर आप देखिए, चित्र पहले को देखो। इधर क्या है? कांच है। क्या है इधर? इधर क्या है? कांच। यानी इधर सघन माध्यम, और इधर मान लीजिए क्या है? वायु। क्या है? वायु कैसा माध्यम है भाई? विरल माध्यम। इधर कांच, इधर क्या है? वायु। इधर कांच, इधर वायु। इधर कांच, इधर वायु। अब देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए। प्रकाश की किरण जो है कहाँ से चल रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में चल रही है ना। तो ये ओयम जो है क्या है? आपतित किरण है। तो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो बिंदु पर टकरा रही है, और ये सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। कब? 3 नंबर कोण क्या होगा? C इज ग्रेटर देन I, और इसमें I इज ग्रेटर देन C, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रकाश की ये MB जो है वो क्या है? आपतित किरण है, और OD क्या है? अब देखो, ये प्रकाश की किरण सघन से किसमें आ रही है? विरल में आ रही है। तो ये आपतित किरण है, जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये कारण बता दिया, रीजनल कारण तो बताया ना। और ये क्या है? आपतित किरण है। अब देखो, जैसे मान लीजिए 30 अंश पे आ रही है, कितने पे आ रही है? 30 या 20 अंश पे है, और 20 अंश पे जब ये प्रवेश करेगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो। ये 20 अंश पर प्रवेश करेगी, कितने प्रवेश करेगी? 20 अंश पे। तो इतना हटा मान लो, फिर थोड़ा सा कोण और बढ़ा देगी तो थोड़ा सा और तो हट जाएगा। फिर थोड़ा सा कोण और बढ़ाओगे तो और तो हटेगा। जैसे जैसे आप कोण बढ़ाते जाओगे, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा भैया। आपतन कोण बढ़ाते गए तो ये भी तो इधर उधर शिफ्ट होता जाएगा। अभी इतना था, पहले इतना था, पहले इतना था, इतने झुका। अब थोड़ा सा और बढ़ा दो तो ये थोड़ा सा और झुकेगा। अरे अगर झुकेगा ना तो ये तो उतने पा ही जाएगा ना, तो थोड़ा सा और नहीं झुक जाएगा, तो ये और झुकेगा। और कोण बढ़ाते जाओगे तो और झुकता जाएगा, है ना। समझ में आया ना। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसमें देखो, आपतन कोण क्या है? C से छोटा है, लेकिन अब आपतन कोण का मान हम क्या किए? थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो अपवर्तन कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। आप ये हमें बताओ, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई। नहीं समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो बताओ यार।
नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ ना। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? बोलो यार। आपतन कोण का मान बढ़ाओगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा यार। अभी 20 अंश पे आप इसको डालोगे तो ये कितने पे हो जाएगा? 20 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर आप 25 अंश पे डालोगे तो 25 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान वैसे वैसे बढ़ेगा, क्योंकि विरल माध्यम में दूरी तो हटता जाएगा। अगर 20 पे 20 पे निकले तो कहाँ दूर हटेगा भाई? अगर 20 पे एंटर करे 25 पे हो जाए दूर, इसका मतलब कोण का मतलब दूरी। ये देखो इतना कोण बनेगा इतनी दूरी, इतना कोण बनेगा इतनी दूरी, इतना कोण बनेगा तो जब ये 20 पे है तो थोड़ा कम कोण होगा, और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाओगे तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अब आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण बढ़ता 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 कहाँ तक बढ़ जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। कितने पे आ जाएगा? 90 अंश पे आ जाएगा। तो जैसे ही 90 अंश पर आए तैसे हम क्या करेंगे? रोक देंगे। और जैसे 90 अंश बना उसके बाद यहाँ का कोण पता कर लेंगे कि ये कोण कितना बनना है। तो यहाँ 90 अंश जितने कोण पर बनेगा आई के लिए, आई का मान मान लो यहाँ 40 हो गया तो यहाँ 90 बन गया, तो 40 से क्या हो जाएगा? आपतन कोण वो हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? अगर 50 अंश पे यहाँ 90 अंश बनना है तो 50 अंश क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण। 60 अंश पर बनेगा यहाँ 90 तो भैया इसको बढ़ाते 20 25 30 40 50 बढ़ाते जा रहे हो कि नहीं बढ़ाते जा रहे? तो मान लो 20 पे बढ़ाया तो 30 ये हो गया, 40 पे किया तो 50 हो गया, 60 पर किया तो वो 90 हो गया, तो 60 ही क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण। जितने पे 90 बन जाए आपतन कोण, वह आपतन कोण जितने कोण पर अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री बन जाए, वही क्या होगा? क्रांतिक कोण। बहुत सिंपल परिभाषा है, समझ गए ना? अब देखो क्या हुआ, ये एकदम सीध में आ गया, एकदम सीध में हो गया। अब थोड़ा सा और कोण का मान बढ़ा दोगे तो ये सीध में था तो अब क्या हो जाएगा? ऊपर चला जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में प्रवेश नहीं कर जाएगा। तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस हो गया तो क्या हो गया? परावर्तन नहीं हो गया। तो टोटल प्रकाश की किरणें जो होंगी वो निकल जाएंगी, नीचे प्रवेश ही नहीं करेंगी। अब इसका मान और बढ़ाते चले जाओगे, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्या करोगे? और बढ़ाते चले जाओगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण का मान और ज्यादा 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। और जैसे 90 डिग्री से ये ज्यादा होगा, 90 डिग्री से जैसे 90 डिग्री ज्यादा हो तो इसमें नहीं आ जाएगा। तो जिस माध्यम से आया तो उसी माध्यम में नहीं चला गया। तो परावर्तन यही तो बताया था, जिस माध्यम में आया टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चले जाए, तो वही क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इसमें समस्त प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्णांतरिक परावर्तन। तो अब देखो कंडीशन क्या बना, अब एक एक परिभाषा समझते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? क्रांतिक कोण की परिभाषा, और इसका कंडीशन भी होता है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तभी क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर विरल से सघन में जाएगा तब ऐसा नहीं होता है। विरल से सघन में जाएगा तब नहीं होगा, सघन से विरल में आएगा तभी क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन होने के दो कंडीशन होते हैं। अभी दोनों कंडीशन समझा, ऐसा होता है क्यों ये भी बता रहे हैं आपको। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्या हो? 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब डेफिनेशन समझ में आया क्रांतिक कोण? अगर ना समझ में आया तो भैया सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। यानी I बराबर C, इसका मतलब क्रांतिक कोण क्या आपतन कोण के बराबर होगा। कब? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। यानी कंडीशन ये बना कि कोण R बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो I बराबर क्या हो जाएगा? C। यानी आपतन कोण किसके बराबर होगा? क्रांतिक कोण के। कब? जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री। समझा? अगर अपवर्तन कोण 90 अंश है
तो समझ लेना क्या बन रहा है, क्रांतिक कोण है आपतन कोण का मान, यानी यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी आपतन को, हाँ देखो, अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो समझ लेना जो आपतन कोण है कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण है। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। अपवर्तन कोण अगर 90 अंश है तो समझ लेना जो आपतन कोण है वो कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण है। समझ आया। और अगर हम इस क्रांतिक कोण से आपतन कोण को और बढ़ा देते हैं, यानी जैसे क्रांतिक कोण इतना हो गया, इतने क्रांतिक कोण बनना था, यहाँ तक आया था, लेकिन अब हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा कोण और क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यानी क्रांतिक कोण से उल्टा लिख क्या है, क्रांतिक कोण से आपतन कोण क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। इसमें सही लिखे थे, आपतन गलत बता दिए। आपतन कोण का मान क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। यानी 60 अंश पर अगर बनना तो हम इसको क्या करें, 70 कर देंगे, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सघन माध्यम में पहुंच जाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो जब, अब देखो पूर्णांतिक परावर्तन की क्रांतिक कोण की परिभाषा समझ में आ गई। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और अधिक कर दें। सुनिए ध्यान से, यदि हम सघन माध्यम में बने क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दें, समझ गए ना। यदि ऐसे अगर डिफिनेशन लिखना होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। यदि हम क्या लिखेंगे पूर्णांतिक परावर्तन में, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके दो कंडीशंस होते हैं, अभी दोनों कंडीशन बता रहे हैं। यदि आपतन कोण का मान सघन माध्यम में, आपतन कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश की समस्त किरणें लिख देना आप, ठीक है। प्रकाश की समस्त किरणें पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं, पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब समझ में नहीं आया, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्लियर फिगर बना हुआ, ठीक है। तो इसी अगर कभी भी एग्जाम में आएगा कि क्रांतिक कोण क्या तीनों चित्र बनाना, ऐसे डेफिनेशन लिख देना, समझ में चीजें आ जाएंगी, है ना। अब इसमें जो है वो है क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में संबंध होता है। क्या पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में संबंध। इस फिगर को मिटा दें, हमें लग रहा है अच्छे समझ में आ गया, एक्सप्लेन कर दिया। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, है ना। तो देखो पहले क्या था, आप पढ़े क्या, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1। पहले माध्यम के सापेक्ष, भैया पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जा रहा था ना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के
क्रांतिक कोण के लिए I बराबर C कब होगा? जब R बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाए ना। यस सर। समझ गया ना? जी। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन I की जगह पर क्या लिखेंगे? C अपॉन साइन 90 बराबर 1n2 है ना। जी। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो ये बनेगा साइन C बराबर क्या होगा? 1n2। तो ये अपवर्तनांक था, क्या नाम है अपवर्तनांक में और क्रांतिक कोण में संबंध है ना। एक फार्मूला इसको और बना लेते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर 1n2 n2 जो लिखा है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए प्रकाश की किरण किसमें से आ रही थी? कांच से वायु में आ रही थी। किस में आ रही थी? कांच से। इधर कांच था और इधर क्या था? वायु था। तो हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे किसका? अपवर्तनांक निकालेंगे कांच के सापेक्ष वायु का, क्योंकि भैया वायु में तो प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, जिसमें प्रवेश करेगी उसी का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? कांच के जी एन का मतलब क्या हो गया? ग्लास। कांच के सापेक्ष वायु का। नहीं समझा भैया? कांच से वायु में तो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Na अपॉन Ng, यानी वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। समझने वाली बात है। 1 2 3 चाहे लिखो 1 2 3 जो भी लिख रहा है वो लिख दो। या भैया हमें पता है माध्यम, तो 1 2 3 क्यों लिखें? क्योंकि हमारा किससे जा रहा है? कांच से किसमें जा रहा है? वायु में। तो वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का। तो यहाँ Na ना लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे? समझ आएगा ना? क्या लिखेंगे? अच्छा इसको हम उल्टा कर दें तो 1 लिख देंगे। यस सर। अभी रेसिप्रोकल का नियम बताया हूँ मैं। अगर G Na गुणे Ang बराबर क्या होगा? एक ही तो होगा। उल्टा भैया जैसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अगर इतना है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको अगर ऐसे भी लिखना चाहे Ang इंटू साइन C बराबर 1। तो यहाँ से अगर आपको अपवर्तनांक निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? क्रांतिक कोण पता होगा 1/sin C। ये अपना मेन फार्मूला निकल गया। तो ये है क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में संबंध। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो न्यूमेरिकल हम बड़े आराम से लगा सकते हैं इस पर।